हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशिदागा और एक ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड हमने ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कवर कर लिया है, जिसमें हमने बहुत सारे बेसिक चीजें से लेकर एडवांस लेवल तक अब हम मूव ऑन कर रहे हैं। एंड नाउ इट्स अवर यूनिट 4 फंक्शंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो ना, चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीजों को समझें। तो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में बहुत बेसिक चीजें डिस्कस कर ली थी कि फंक्शंस होते क्या हैं, हम उनको कैसे लिखते हैं, कैसे उसको प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। अब हम थोड़ा उसका और एडवांस लेवल वर्जन देखेंगे कि एग्जैक्टली फंक्शंस प्रोग्रामिंग में कैसे यूज होते हैं, कहाँ उनका बेसिक यूज है। तो ये हमारा पार्ट 2 है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आगे चीजें देखते हैं। ओके, वेट। सो या हमने पिछले चीजों में पढ़ ली थी। अब हमारा टॉपिक है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, आपको ना बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी बहुत जरूरी है। क्यों क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जब हमारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, तो क्या होता है कि बीच बीच में ना चीजें बहुत नए नए वर्ड्स आ जाते हैं, तो जो हमें नहीं पता होता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें छोटे से छोटा वर्ड ना पता हो कि भाई वो एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या है? फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आल्सो नोन एज फंक्शन पैरामीटर्स। अभी मैं ये चीज बोल रही हूँ, गौर देना, मैंने बोला फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को आप फंक्शन पैरामीटर्स भी बोल सकते हो, पर जब आप आगे पढ़ोगे, अभी के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप दोनों चीज को सेम समझ लो, पर जैसे जैसे आप कोडिंग में आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स अलग है और फंक्शन पैरामीटर्स अलग है। ठीक है, वहां पे फिर आप बोलोगे कि आपने तो दीदी बोला था कि ये दोनों चीज सेम होती नहीं। कभी कभी क्या होता है, जब हम अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जा रहे होते हैं या प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए जा रहे होते हैं, तो वहां पे ना एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट और फंक्शन पैरामीटर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी मत सोचो क्या डिफरेंस है, अभी की मैं आपसे बोल रही हूँ, आप इनको सेम समझो। ठीक है, जिससे हम अभी आगे बढ़ेंगे ना, हम इनका डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या, सो दैट हम एक प्रिपरेशन लेके चल रहे हैं कि हाँ, अगर हमसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा है, सो वी आर दैट मच कैपेबल कि हम आंसर दे पाए। तो अभी के लिए आप मानो कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को ही आप फंक्शन पैरामीटर्स बोलते हो। आर दी डेटा डेट इज पास टू दी फंक्शन, ये वो डेटा होते हैं जो कि हम फंक्शन में पास करते हैं। फंक्शन मतलब यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, फंक्शन को जब हम मेन फंक्शन के ऊपर बना रहे होते हैं, वो चीज आपको पता होगा कि मेन फंक्शन के ऊपर हम फंक्शन कैसे बनाते हैं। अगर नहीं पता है तो आई हाईली रिकमेंड यू, आप यूनिट 4 की पार्ट 1 वीडियो देख कर आओ। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को आप लिखते कैसे हो, बेसिकली फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, वो आपको बहुत अच्छे से करी है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स और फंक्शन पैरामीटर्स वो डेटा हैं जो कि आपके फंक्शन के टाइम पर पास होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इंट इंट आपको पता है सबसे पहले उसका डेटा का रिटर्न टाइप आता है, फंक्शन का नेम, फिर आपने इंट और उनके जो पैरामीटर्स होते हैं उसके डेटा टाइप बता दिए, var1 और var2। ठीक है, तो ये आपके ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो ऐसे, या आप इसको फंक्शन का पैरामीटर भी बोल सकते हो। तो ये आपके फंक्शन आर्ग्यूमेंट है और ये फंक्शन पैरामीटर। समझ में आ गया कि आपके फंक्शन आर्ग्यूमेंट और फंक्शन पैरामीटर कौन से हैं। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस होती हैं जब हम रिटर्न टाइप करवा रहे होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स की। ठीक है, क्या कंडीशन है? इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शंस कैन बी कॉल्ड आइदर विद और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड माइट रिटर्न वैल्यूज। आपको जरूरत नहीं, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ इकलौता सी लैंग्वेज में नहीं है, ये आपका सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो, क्योंकि बेसिक सिंटेक्स सबका सेम रहता है। इन्हें बोला कि फंक्शन को आप कॉल कर भी सकते हो, नहीं भी कॉल करोगे ना फंक्शन के आगे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये रिटर्न वैल्यू करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, अभी हम ना आगे इनका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, अभी आप माइंड में ये मान लो, जब आप फंक्शन कॉल करते हो उसके अगर आगे आर्गुमेंट लिखा है और नहीं भी लिखा है ना तो भी चलेगा। अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखा है ना तो भी चलेगी वाली चीज। और अगर वो रिटर्न वैल्यू कर भी रहा है तो भी चलेगा, नहीं कर रहा है तो भी नहीं तो भी चलेगा। ठीक है, दे मे और मे माइट नॉट रिटर्न वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। जब मैंने बताया ना, जब आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा, अगर वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहा है ना तो भी अच्छी बात है। अब कौन कौन सी कंडीशन है? पहली है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, ना ही कोई आर्ग्यूमेंट है ना ही कोई रिटर्न वैल्यू है। दूसरी क्या है? फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है पर रिटर्न वैल्यू है। तीसरी क्या है? फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट विद नो रिटर्न वैल्यू, आर्ग्यूमेंट तो है पर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। ठीक है,
चौथा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, दोनों है, आर्ग्यूमेंट भी रिटर्न वैल्यू भी है। तो आप अभी पहले तो ये समझ में आ गया होगा अभी तक आपको कि आर्ग्यूमेंट होते कौन से हैं, ठीक है, माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई होगी। जो कर्ली ब्रैकेट में जो हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं उन्हीं को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है वो आर्ग्यूमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पहली चीज। और जरूरी नहीं है जो डेटा का रिटर्न टाइप है वो हो भी नहीं भी हो। जैसे आप देख रहे हो इंट इसका रिटर्न टाइप है, यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ पे आपका वॉइड भी लिखा आ सकता था, तो ये आपको रिटर्न कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा, दोनों चीजें। तो ये मैंने आपको 4 कंडीशन बताई। अब हम इस 4 कंडीशंस को ना कोड में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। वेट, देखो यहाँ पे है, पहला हम देख रहे हैं एग्जांपल, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट बट विद रिटर्न वैल्यू। इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होंगी पर रिटर्न वैल्यू होगी। देखो यहाँ पे है वॉइड प्रिंट नेम, देख रहे हो आर्ग्यूमेंट्स है ही नहीं, खाली है, बट रिटर्न वैल्यू है, क्या है, वॉइड है। वॉइड मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, उसने साफ साफ बोला हुआ है, ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा एग्जाम्पल, वो फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। एक मिनट, हाँ, इसमें क्या उसने बोला है साफ साफ कि आर्ग्यूमेंट नहीं है पर रिटर्न वैल्यू है, वो तो आपने मैंने वॉइड का दिखा दिया था। एक और देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो इंट सम, यहाँ पे क्या देखो आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं है, आप देख रहे होगे कि ब्रैकेट में खाली है, बट रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न क्या है, इंट, यानी कि वो इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। दूसरी एग्जाम्पल, वो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, आर्ग्यूमेंट है पर रिटर्न वैल्यू नहीं है। देख रहे हो आप इंट इंट, आर्ग्यूमेंट से रखे ब्रैकेट में कि वो जो डेटा टाइप है जो हम पास करवा रहे हैं पैरामीटर्स, वो कौन से डेटा टाइप का है, वो इंटीजर है, बट रिटर्न वैल्यू नहीं है, उसने देखो वॉइड लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्ग्यूमेंट्स भी है रिटर्न वैल्यू भी है। यहाँ पे आप देख रहे हो आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं इंट इंट और रिटर्न वैल्यू भी दे रखी है इंट। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपके आर्ग्यूमेंट हो प्रोग्रामिंग में या नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर रिटर्न है नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको 4 केसेस बता दिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है इतना डीप नहीं पूछा जाता, बट एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं, वो इस चीज का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज सी फंक्शन वर्क। हमने ये तो देख लिया कि फंक्शन होते क्या हैं, हमने ये भी देख लिया कि फंक्शन को कैसे बनाया जाता है, और हमने ये भी देख लिया कि फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं। पर अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि फंक्शन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ द सी फंक्शन कैन बी ब्रोकन इनटू द फॉलोइंग स्टेप्स एंड मेंशन बिलो, ठीक है। फर्स्ट, डिक्लेयरिंग अ फंक्शन। सबसे पहला काम, अगर आपको फंक्शन का वर्क करवाना है तो सबसे पहले उसको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयरिंग अ फंक्शन इज अ स्टेप वेयर वी डिक्लेयर अ फंक्शन। डिक्लेयरिंग अ फंक्शन ऑफ कोर्स एक ऐसे स्टेप है जहां पे आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो। फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हो, फंक्शन का सिंटेक्स लिखते हो। क्या सिंटेक्स होता है फंक्शन के, कि उसके पहले रिटर्न टाइप बताओगे, फंक्शन का नेम बताओगे और फिर पैरामीटर्स बताओगे। हियर वी डिफाइन द रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन, जो मैंने बताया कि आप उसका रिटर्न टाइप बताओगे, फंक्शन का नेम बताओगे और पैरामीटर बताओगे। सेकंड आता है कॉलिंग द फंक्शन। अब आपने फंक्शन को सेकंड आता है डिफाइनिंग द फंक्शन। आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, डिफाइन वही होता है डिक्लेयर करना। आप डिक्लेयर करते हो जब उसके अंदर की चीजें लिखते हो, वही डिफाइन होता है। क्या, कि आपको उसके अंदर एग्जैक्टली वर्क क्या करवाना है, वो फंक्शन एग्जैक्टली है किसका। अगर सम का है तो आप सम प्रिंट करवा रहे होगे, सब्ट्रैक्ट का है सब्ट्रैक्ट प्रिंट करवा रहे होगे। डिक्लेयरिंग फंक्शन का सिंपल फंड है कि ऊपर आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, उसका सिंटेक्स डिक्लेयर कर दिया। डिफाइनिंग द फंक्शन का क्या मतलब है, कि उसके अंदर उस फंक्शन के एग्जैक्टली वर्क क्या कि आप वो डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। थर्ड आता है कॉलिंग द फंक्शन। अब आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, फंक्शन को आप कॉल भी तो करोगे। कॉलिंग द फंक्शन इज स्टेप वेयर वी कॉल द फंक्शन बाय पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन। मैंने बोला फंक्शन को आप कैसे कॉल कर सकते हो, किसी भी मेन प्रोग्राम में आप फंक्शन को कैसे कॉल करोगे, उनके आर्ग्यूमेंट से कॉल करोगे। तो जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर करा होगा तो वहां पे आपने उसके आर्ग्यूमेंट्स भी लिखे होंगे, तो बस उसी के थ्रू आप उनको मतलब कॉल करोगे। फोर्थ आता है एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन। Executing the function is a step where we can run all the statements inside the function to get the final result. मैंने बताया ना, जब हम फंक्शन को क्या कर रहे होते हैं कि डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम चीजें लिखते हैं कि वो फंक्शन एग्जैक्टली है किस चीज का। सम का है तो सम करवाएगा, सब्ट्रैक्ट का है तो सब्ट्रैक्ट करवाएगा। तो बस वही जो उसके अंदर की लाइंस लिखी है, उस लाइंस को एग्जीक्यूट करना ही आपका क्या है, फंक्शन का काम है, सो दैट आप उस फंक्शन का फाइनल रिजल्ट को ले पाओ, ठीक है। फिफ्थ, रिटर्निंग अ वैल्यू। जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, फंक्शन डिफाइन कर लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया मेन प्रोग्राम में और फंक्शन को एग्जीक्यूट भी कर लिया, अब मेन काम क्या आता है, जब आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको आउटपुट चाहिए, तो फंक्शन को रिटर्न भी तो करवानी पड़ेगी वैल्यू, तो वही रिटर्निंग अ वैल्यू। Returning a value is a step where the calculated value after the execution of the function is returned
Exiting the function is a final step where all the allocated memory to the variables, function, etc. is destroyed before giving a full control to the main function. रिटर्निंग का वैल्यू में कुछ भी नहीं है, जो आपने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, जब आप बना रहे होते हो प्रोग्राम, आपको पता है कि इसमें क्या वैल्यू आएगी, उसको रिटर्न करवा रहे हो, बस आपकी वही क्या है, वैल्यू को रिटर्न करने वाली कंडीशन। तो हमारे फंक्शन बहुत आसान है कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, फंक्शन को डिफाइन करोगे, फंक्शन को कॉल करोगे, फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, फिर उसकी वैल्यू रिटर्न करोगे, दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? पहला होता है लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये पहला क्या है, लाइब्रेरी, एंड दूसरा है यूजर डिफाइंड। तो लाइब्रेरी फंक्शन कौन से होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन इज आल्सो रेफर्ड टू एज बिल्ट इन फंक्शन, हम इनको बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं। A compiler package already exists that contain these functions, each of which has a specific meaning and is included in the package. Built-in functions have the advantage of being directly usable without being defined, whereas user-defined function must be declared and defined before being used. Library function, नाम से समझ में आ रहा होगा कैसा फंक्शन का टाइप है, लाइब्रेरी। हम पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि हम सी में कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं, हैशटैग इंक्लूड studio.h। तो जो उस फाइल के, जो उस लाइब्रेरी के अंदर की एग्जिस्ट होगी, मतलब एक्सेस मतलब जो उसके अंदर पैकेजेस होंगे हम उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? हमने पर्टिकुलर लाइब्रेरी कॉल कर दी ना, अब जो लाइब्रेरी के अंदर की चीजें हम उनको तो एक्सेस कर ही सकते हैं। तो बस यही बोलना है, जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, उसके जो कुछ कंटेन फंक्शंस होते हैं उनके खुद का कुछ मीनिंग होता है। क्यों? क्योंकि आप बिल्ट इन फंक्शंस को डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हो उसमें कोड में, ठीक है, बट आप यूजर डिफाइन को डिक्लेयर और डिफाइन वहां पे दोनों करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आप ये समझ लो, लाइब्रेरी फंक्शंस आप तुरंत कॉल कर सकते हो मेन प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि आपने सबसे ऊपर ही लाइब्रेरी बता दी, अब उसके अंदर की जो चीजें होंगी आप तुरंत ले सकते हो, बट बिल्ड यूजर डिफाइन में नहीं कर सकते हो। आपको यूजर डिफाइन में वो चीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर वो चीज होगी, बट वहां पे आपको लाइब्रेरी फंक्शन में से कुछ नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन में आप डायरेक्ट लाइब्रेरी कॉल करते हो, उसके अंदर की जो भी चीज आप डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हो। जैसे एग्जाम्पल में है पॉवर, स्क्वायर रूट, स्टैक स्टैक एक्सेट्रा। जैसे अभी मैं कोड करके बताऊंगी, आपको पता चलेगा। पहले आप एडवांटेज देख लो लाइब्रेरी फंक्शन के, ऐसे कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, लाइब्रेरी फंक्शन आर इजी टू यूज एंड ऑप्टिमाइज फॉर बेटर परफॉर्मेंस। बहुत आसान है इसको यूज करना और आप इसको बहुत बेटर परफॉर्मेंस देगी। क्यों आसान है? आपको बस क्या करना होता है, लाइब्रेरी तो कॉल करनी होती है और जो उसके अंदर के फीचर्स हैं आप फिर तो वो एक्सेस कर ही सकते हो, बहुत बेटर परफॉर्मेंस देता है। सेकंड क्या है, सी लाइब्रेरी फंक्शन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, दैट इज फंक्शन डेवलपमेंट टाइम। बहुत ज्यादा टाइम बचाता है। टाइम कैसे बचाता है? आपको अगर कोई भी फंक्शन को यूज करना है, आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, यूजर डिफाइन में उसको डिक्लेयर करो, उसको डिफाइन करो, बट आपको लाइब्रेरी फंक्शन में ऐसा कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, लाइब्रेरी कॉल करनी है, वो चीज खुद आ जाएगी अपने आप, सिंपल। थर्ड क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस आर कन्वीनियंट एज ए ऑलवेज वर्क, हमेशा काम करेंगे, वो आपको एरर दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो चीज वहां डिफाइंड है। बट आप यूजर डिफाइन में अगर कोई चीज डिफाइन करोगे, डिक्लेयर करोगे, क्या पता कोई सिंटेक्स एरर आ जाए, फिर आपको कोई काम ना कर पाए, वो वाली चीज। अब हम एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं आपको उसमें करके दिखाती हूँ VS कोड में, फिर आपको वो चीज पता चलेगी। रुको, हाँ जी, तो हम अपना VS कोड खोलते हैं एंड ये ना हम साइड बाई साइड लगा लेते हैं, या एंड आई थिंक मैंने करा भी हुआ है कि नहीं, ये नहीं करा। ओके, चलो लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड math.h हैशटैग इंक्लूड studio.h। ठीक है, अभी पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
ठीक है, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। रन करके देखते हैं, एरर आएगा। रुक जाओ, छोड़ो, मैं आपको पहले बताती हूँ। हम नॉर्मली क्या यूज़ करते थे, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अब मैंने बोला लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं, अगर मैं लाइब्रेरी उसमें यूज़ करवा दूंगी ना तो मैं ऑटोमेटिकली उसके फीचर्स एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैंने क्या करा, हैशटैग इंक्लूड मेट डॉट एच लाइब्रेरी करवा दी। अब इस लाइब्रेरी से क्या होगा, मैं चाह रही हूँ स्क्वायर रूट नंबर का, किस नंबर का, जिस नंबर का मैं चाह रही हूँ मुझे अपने आप उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट जो नंबर है वो किस लाइब्रेरी के एक्सेस के अंदर फीचर्स आता है, हैशटैग इंक्लूड मेट डॉट एच। ठीक है, अगर मैं ये लाइब्रेरी हटा दूं और मैं फिर एक्स को करना चाहूँ यूज, मैं कर ही नहीं सकती, मेरा एरर आएगा। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो ना, मैं अगर कोई भी लाइब्रेरी उसमें डाल दूंगी अपने कोड में और जो उस लाइब्रेरी के अंदर के फीचर्स होंगे मैं उसका एक्सेस आसानी से कर सकती हूँ। एंड यही हमारा सिंपली क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि एग्जैक्टली लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, इतना डीप में आप नहीं जाओगे। ठीक है, सेकंड आता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हमने पढ़ लिया लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। फंक्शन दैट द प्रोग्रामर क्रिएट्स आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपका वो होता है जो हम जैसे प्रोग्रामर्स उनको बनाते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं, टेलर मेड फंक्शंस भी बोलते हैं। ये पता नहीं क्या हो गया, हाँ, हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं टेलर मेड फंक्शंस। ठीक है, ऐसे वो चीजें जो प्रोग्रामर्स बनाते हैं, ऐसे फंक्शन जो हम जैसे प्रोग्रामर्स बनाते हैं, हम उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। और हम उसको क्या बोल सकते हैं, टेलर मेड फंक्शंस भी बोल सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैन बी इम्प्रूव्ड एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्रामर। जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है वो इम्प्रूव भी हो सकते हैं और मॉडिफाई भी हो सकते हैं जैसे प्रोग्रामर की नीड है। मतलब प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग प्रोग्रामर जो है, हम जो है हम उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि ये चीज ऐसे ना हो वैसे हो, तो हम उसमें कोड करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट हम ये चीज लाइब्रेरी वाले में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में हम पूरी लाइब्रेरी उठाते हैं और जो उसके अंदर की चीजें जैसी डली हुई ना हमें वैसी ही डालनी पड़ेंगी, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। Whenever we write a function that is case specific and is not defined in any header file, we need to declare and define our own functions according to the syntax. ऐसा कोई भी फंक्शन जो केस स्पेसिफिक हो, केस स्पेसिफिक बहुत होते हैं, जैसे पास्कल केस है, कबाब केस है, ये बहुत से केसेस होते हैं। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो केस स्पेसिफिक है और वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है आपकी हेडर फाइल में, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस फंक्शन को खुद डिक्लेयर करना पड़ेगा, खुद डिफाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी सिंटेक्स। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, चेंजेबल फंक्शंस कैन बी मॉडिफाइड एज पर नीड। मैंने बताया ना, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द कोड ऑफ दिस फंक्शन इज रीयूजेबल इन अदर प्रोग्राम्स। हम इस कोड को रीयूज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम्स में। और ऐसे नहीं कि हम पर्टिकुलर लाइब्रेरी को यूज नहीं कर सकते, हम पर्टिकुलर लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हैं, बट वो चीजें डिपेंड करेंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे क्या, अगर हमने जैसे कोई कोड लिखा है ना, हम उसको एग्जैक्ट कॉपी करके यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, These functions are easy to understand, debug and maintain. ये जो functions होते हैं ना, हम इसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं, बहुत जल्दी हम debug कर लेते हैं और maintainable भी होते हैं। अब हम इसका भी कोड करके देखते हैं, जब हमें चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, साइड बाय साइड खोल लेती हूँ, ये हटाओ। ठीक है, हैशटैग इंक्लूड studio.h। ठीक है, int sum, int a, int b। ठीक है, अब शुरू हुआ, हमने फंक्शन लिखा रिटर्न a प्लस b। ओके, इंट में इंट a 30, b जो है हमारा 40 हो गया। इंट रिजल्ट जो है हमारा सम a कॉमा b। ओके, printf sum is %a रिटर्न 0। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं।
इसमें भी कोई एरर है? ओके ओके, सम आ गया 17। देखो, हम्म, हमने पहले डिफाइन करा, अब हमने खुद फंक्शन को, यूजर डिफाइंड फंक्शन से हमने कोई लाइब्रेरी तो उठाई नहीं है जिससे हम उसका कोड को वो कर पाए, नहीं। हमने खुद फंक्शन बनाया कि हमारा फंक्शन है सम, जिसमें हमें नंबर प्लस करवाना है। हमने सिर्फ उसके पैरामीटर्स को कॉल किया और हमारा सम हो गया आगे 70। एंड आई थिंक अब आप इस कोड को समझ पा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के सिंटेक्स कैसे होते हैं, हम कैसे फंक्शन को यूज करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अगर आपको स्टिल चीज़ क्लियर नहीं हो रही है ना, तो आप प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देखो, वहाँ चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें ना क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया। अब बात आता है पास एरे टू फंक्शंस इन सी। अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम एरे को कैसे, हमने ऑलरेडी प्रीवियस यूनिट में क्या पढ़ा था, एरे। तो अब हम एरे को फंक्शंस में कैसे यूज करेंगे, हम वो देखेंगे। इन सी द होल एरे कैन नॉट बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन। हम पूरा का पूरा एरे जो है फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास नहीं कर सकते। However, you can pass a pointer to an array, पर आप एरे में पॉइंटर जरूर पास कर सकते हो। अब पॉइंटर क्या है, अभी के लिए आप ये समझ लो, पॉइंटर एक वो चीज होती है जो हमारा एड्रेस स्टोर करती है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करती है, बस इतना समझ लो। पॉइंटर क्या है, एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। अब हम क्या है कि पूरा का पूरा जो हमारा एरे है वो हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में पास नहीं कर सकते, पर हम एरे में पॉइंटर तो पास कर सकते हैं विदाउट एन इंडेक्स बाय स्पेसिफाइंग द एरे नेम, हमें कोई एरे को स्पेसिफिक नेम ना भी देकर, ठीक है। एरेज इन सी और ऑलवेज पास टू द फंक्शंस एज पॉइंटर। एरेज जो है हमेशा फंक्शन में कैसे पास किए जाते हैं, बाय पॉइंटर्स, जिससे वो हमारे एलिमेंट्स को पॉइंट कर पाए एलिमेंट में। सिंटेक्स क्या होता है, इन सी वी हैव 3 ways टू पास एन एरे एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन। अगर हमें एरे को पास करना है फंक्शन के पैरामीटर में, उसके 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो तीनों तरीके लिखे हुए हैं। पहला होता है रिटर्न टाइप। ऑफ कोर्स पता है हमारा फंक्शन का सबसे पहला मेन रूल क्या है, उसका डेटा टाइप बताना। रिटर्न टाइप बताया, फू वर्ल्ड है, ठीक है, आपने उसके अंदर एरे का टाइप बताया। टाइप मतलब किस टाइप का एरे है, डेटा टाइप इंटीजर है, करेक्ट है, किस टाइप का। एरे का नाम दिया, साइज दिया, बस खत्म। मैंशनिंग द साइज ऑफ एरे इज ऑप्शनल, ये आपकी चीज ऑप्शनल है, जिससे आप सिंटेक्स ऐसे भी लिख सकते हो। एक तो ये सिंटेक्स हो गया, आप इसमें जैसे ही सारी चीजें लिखोगे, आप क्या कर सकते हो, आप अपने पूरे एरे को ना पास कर सकते हो फंक्शन में एज इट्स पॉइंटर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में आपने सिर्फ साइज को हटा दिया। मैं ये नहीं बोल रही साइज कंपलसरी ही है, आप साइज को हटा भी सकते हो, तो भी आप पॉइंटर पास कर सकते हो। तीसरा चीज क्या है कि आप क्या करो, आप सिर्फ एरे टाइप और एरे नेम बताओ क्या, बट पासिंग एन एरे टू फंक्शन रिजल्ट्स इन एरे डिके ड्यू टू विच द एरे loses information about its size. It means that the size of the array or the number of elements cannot determine anymore. पहला तरीका, आप क्या करो, साइज बता दो, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आप साइज भी नहीं बताए तो भी चलेगा। तीसरा तरीका, आप अगर साइज चाहते ही नहीं हो बताना तो भी चलेगा। तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं जिससे आप एरे को फंक्शन में पास कर सकते हो, उनका पॉइंटर बना के, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। इस पे अभी अगर आपको चीज क्लियर भी नहीं हो रही ना, तो प्लीज ज्यादा दिमाग मत मारना, क्योंकि ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना नहीं पूछी जाती है, तो प्लीज इसमें ज्यादा दिमाग मत मारना। नेक्स्ट आता है पैरामीटर पासिंग टेक्निक इन सी। अब पैरामीटर्स को कैसे पास किया जाए, in C there are different ways in which a parameter data can be passed into and out of method and function। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे जो पैरामीटर का डेटा है आप मेथड मतलब आर्ग्यूमेंट्स ही हो गए, फंक्शंस में आप पास कर सकते हो। लेट अस अज्यूम दैट अ फंक्शन b is called and from another function a। अज्यूम कर लो जो फंक्शन b है आपको किसी दूसरे फंक्शन ने बुलाया है। अब आप इसमें क्या करोगे, a तो कॉलर फंक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि a ने ही बुलाया, और b के कॉल्ड फंक्शन, कॉल किया गया उसको, ठीक है। Also, the arguments which A sends to B are called actual arguments and the parameters of B are called formal arguments. Now guys, it's very important topic जिसमें आप थोड़ी terminology पता हो कि actual arguments और formal arguments क्या होते हैं। हम इसको दोबारा समझते रुको जी। तो ये ध्यान से सुनना, सपोज करो आपका फंक्शन B है जिसको कॉल किया है किसने, फंक्शन A ने। तो हमारा फंक्शन ए क्या हुआ, कॉलर फंक्शन, और किसको कॉल किया गया,
बी को, तो बी हमारा हुआ कॉल्ड फंक्शन और ए हुआ हमारा कॉलर फंक्शन। अब अगर देखो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्यों, क्योंकि किसको कॉल किसने किया, ए ने बी को कॉल किया है, तो जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे ए के वो बी में जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और जो पैरामीटर्स हैं बी के वो फिर क्या हो जाएंगे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। टर्मिनोलॉजी याद रखो, क्या याद रखनी है आपको, कि जिसको हम बुला रहे हैं वो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, एंड जिसको बुलाया जा रहा है वो है हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। इतना याद रखना है, जिसको हम बुला रहे हैं वो है हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और जिसको बुलाया जा रहा है वो है हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब टर्मिनोलॉजी देखो, पहला होता है फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, वेरिएबल एंड इट्स टाइप एज इट अपीयर्स इन द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन और मेथड। ऐसे वेरिएबल या टाइप जो कि फंक्शन में डिक्लेयर हो, मेथड में हो, वो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। Actual parameter, the variable or expression corresponding to a formal parameter that appears in the function or method call is called in the calling environment। मतलब फॉर्मल पैरामीटर्स वो होंगे जब आपके फंक्शन डिक्लेयर होते हैं उस टाइम पे जो कॉल किए जाए वो है आपके फॉर्मल पैरामीटर्स, और एक्चुअल पैरामीटर्स वो होते हैं जब आपका फंक्शन कॉल होता है मेन प्रोग्राम में, वो होते हैं आपके एक्चुअल पैरामीटर। मोड्स कौन कौन से होते हैं, इन होता है जिसमें पास होती है इंफॉर्मेशन कॉलर टू कॉली, जिसको कॉल किया गया है। आउट क्या होता है, कॉली राइट वैल्यूज इन द कॉलर, जो जिसको कॉल किया है वो वैल्यूज बाहर निकालता है। इन एंड आउट द कॉलर टेल्स द कॉली द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच द कॉली कैन अपडेट। इन शॉर्ट इतना समझ लो, जिसको हम बुला रहे वो है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, जिसको बुलाया जा रहा है वो है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और इतना याद रखना, जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं जब फंक्शन डिक्लेयर होता है वो उसी टाइम पे बताए जाते हैं, और जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं जब फंक्शन को कॉल किया जाता है मेन प्रोग्राम में वो जब आते हैं। ठीक है, मेथड कौन कौन से पैरामीटर पास करने के, तो देयर आर टू वेज इन विच वी कैन पास द पैरामीटर्स। पहला है पास बाय वैल्यू, दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, पास बाय वैल्यू क्या होता है, दिस मेथड यूजेस इन मोड सिमेंटिक्स, बहुत ज्यादा उसमें यूज किया जाता है मेथड। चेंजेस मेड टू फॉर्मल पैरामीटर डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड बैक टू द कॉलर। अगर एक बार फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजेस हो गए तो वो दोबारा नहीं चेंज हो सकते हैं। फॉर्मल पैरामीटर वो जो आपके फंक्शन के टाइम पे ही डिफाइन हो गए हो। Any modification to the formal parameter variable inside the caller function method affect only the separate storage location and will not be reflected in the actual parameter in the calling environment। ये बोल रहा है अगर कुछ modification आपने formal parameter में करे जो कि ऊपर डिफाइंड है आपके, अगर वो एक अलग स्टोरेज में लोकेटेड होंगे वो आपके रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे एक्चुअल पैरामीटर जब कॉल होगा। एक्चुअल पैरामीटर कब कॉल होता है, जब आपका मेन फंक्शन कॉल होता है। जब आपका मेन फंक्शन के अंदर वो फंक्शन कॉल होगा ना, वहां पे वो चेंजेस नहीं आएंगे, वो वही चीज शो करेगा जो आपकी पहले चीज थी। अगर आप उनको चेंज भी कर रहे हो ना तो भी वो चीज वहां नहीं दिखेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। इसको हम कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। देखो ये फंक्शन लिखा, फंक्शन के ये आपका कुछ फंक्शन हो गया जो आपके स्टेटमेंट है, सेम उसने कॉपी करा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसने वैल्यू 10 और 12 सेम कॉपी करी है, बट जो इस आंसर आएगा वो डिफरेंट होगा। वहां पे कॉपी जरूर हो सकती है बट एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता है। ठीक है, ये कुछ प्रोग्राम भी है जिसको मैं आपको रन नहीं करके दिखाऊंगी। बात ये है क्योंकि वहां पे एरर्स आ रहे हैं, मेरे कुछ रन नहीं हो पाएंगे, बट मैं इधर आपको चीज सिखा दूंगी कि हाँ एग्जैक्टली वो कैसे वर्क करता है। जैसे आपको पता है हैशटैग इंक्लूड studio.h तो होता ही होता है। ठीक है, मेन है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, वॉइड है जो रिटर्न नहीं करेगा, कुछ पैरामीटर्स दिए। उन्होंने बोला ये, इसको आपको मतलब पता ही होगा कि a इज इक्वल टू आपका क्या होता है, a प्लस बी। ठीक है, ओके। इन्होंने बोला फंक्शन के लिए स्पेस डिफाइन करती है इन्होंने, सिंपल। इन्होंने बोला आपका x5 y7 है, डायरेक्ट उसने फंक्शन को कॉल किया। अब क्या होगा, जो यहाँ पे वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ऐसे यहाँ पे अलग एक स्टोरेज, यहाँ एक स्टोरेज लोकेशन ऑलरेडी बन गई, यहाँ पे एक स्टोरेज लोकेशन अलग बनेगी, यहाँ पे वो वाली चीज कॉपी नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आया आपको कॉल बाय वैल्यू क्या करता है। कॉल बाय वैल्यू आपको एग्जैक्ट चीज नहीं दे देता, वो सिर्फ आपको एक कॉपी दे सकता है उस चीज की। ठीक है, अब और डीप में समझ लेते हैं कॉल बाय वैल्यू होता क्या है। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू मेथड, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं वो कॉपी होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में। यहाँ आप कह सकते हो जो वैल्यू है वेरिएबल की वो यूज होती है दूसरे फंक्शन में जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हो। ठीक है, दोनों एक ही बात है। आपके जो एक्चुअल पैरामीटर से कॉपी हो रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में, या आप कह सकते हो जब आपका फंक्शन कॉल होता है मेन फंक्शन में, जब आपके वो वेरिएबल्स होते हैं यूज, तो वो
सेकंड क्या है, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मल पैरामीटर। हमने बोला एक्चुअल पैरामीटर कॉपी तो हो रहा है, बट अगर हम चाहते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू मॉडिफाई कर दें, वो भी फॉर्मल पैरामीटर के टाइम पर, नहीं, वो चीज नहीं हो सकती। जो चीज पहले डिफाइंड है वो पहले ही डिफाइंड रहेगी, वो बाद में चेंज नहीं हो सकती है। In call by value, different memory is allocated for actual and formal parameter since the value of the actual parameter is copied into the formal parameter। मैंने बताया ना, इसकी अलग लोकेशन होगी, इसकी अलग लोकेशन होगी। रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि इनकी चीज यहाँ पे कॉपी होती है, सिंपल बात है, तो इनके अलग अलग स्टोरेज लोकेशन होंगी। The actual parameter is the argument which is used in the function call, whereas formal parameter is the argument which is used in the function definition। मैंने बताया ना, एक्चुअल पैरामीटर वो आर्ग्यूमेंट है जब आपका फंक्शन कॉल किया जाता है, वहां यूज होता है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट आपका वो है जब फंक्शन को आप डिफाइन करते हो, वहां यूज होता है। सिर्फ इतना सिंपल दिमाग में रख लो, एक्चुअल पैरामीटर कहाँ यूज होता है, फॉर्मल पैरामीटर कहाँ यूज होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं। तो इसलिए बोल रही हूँ, आपका जो फॉर्मल पैरामीटर है जब यूज होता है जब आपकी फंक्शन डिफाइन होता है, और एक्चुअल पैरामीटर आपका जब यूज होता है जब आपका फंक्शन वहां पे कॉल होता है। एक एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे आपने करा, आपने बोला कि नंबर में प्लस करना है 100, आपने सेम वो चीज यहाँ पे बुला रहे हो, सेम वो चीज कर रहे हो, बट यहाँ पे आपकी एक अलग लोकेशन होगी, यहाँ आपकी एक अलग लोकेशन होगी। बेशक ये चीज आपकी सॉरी इधर कॉपी हो जाएगी, बट आंसर जो होगा एक अलग आएगा। समझ में आ गई वाली चीज। सेकेंड आता है कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू, जस्ट अपोजिट है कॉल बाय वैल्यू की। कॉल बाय वैल्यू क्या करा था, दोनों की अलग अलग लोकेशन होती है। एक्चुअल कभी भी एक्चुअल पैरामीटर कॉपीड होता है फॉर्मल पैरामीटर में, बट दोनों की सेपरेट लोकेशन है। अगर आप चाहते हो एक्चुअल पैरामीटर को चेंज करके उसकी मॉडिफाई कर दोगे वैल्यू फॉर्मल में, वो चीज कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अब कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इन कॉल बाय रेफरेंस एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू फंक्शन कॉल। वहां पे क्या होता है, पूरा का पूरा फंक्शन कॉल हो रहा था, पर कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, जो एड्रेस है वेरिएबल का वो पास किया जाता है फंक्शन कॉल में। ठीक है, the value of the actual parameters can be modified by changing the formal parameters since the address of the actual parameter is passed। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू क्यों चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम उसका एड्रेस ले रहे हैं। एड्रेस क्या है, एड्रेस तो वही होगा ना जो एग्जैक्ट उसकी मेमोरी लोकेशन होगी। एड्रेस तो वही होगा, तो हम उसकी एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। कॉल बाय वैल्यू में तो हम उसकी मेमोरी लोकेशन पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी स्टोरेज लोकेशन अलग थी। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस में उसका एक्चुअल क्या होता है, एड्रेस पास किया जाता है। इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी एलोकेशन सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल एंड एक्चुअल। सिमिलर होते क्यों, क्योंकि हम उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। एड्रेस तो एक ही होता है ना, यूनिक होता है इसलिए, और आप उनको वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हो। एग्जाम्पल देखना, आपने बोला कि नंबर की वैल्यू इंक्रीज करनी है। जब आप यहाँ पे नंबर की वैल्यू इंक्रीज करोगे ना, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनका एक ही डिब्बा होता है, इनकी एक ही लोकेशन होती है। ये क्या है, अगर ये इस चीज में चेंज हो रही होगी तो ये दोबारा भी इसी चीज में चेंज होगी। ठीक है, आई होप आपको दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको चीजें बहुत हद तक क्लियर हुई होंगी कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कैसे आप एरे को पास कर सकते हो फंक्शंस में। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होती है, क्या उनके बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कि कॉल बाय वैल्यू में पूरा कॉपी होता है, कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस यूज होता है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे, इंजॉयबल लग रहे होंगे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हद तक क्लियर भी हो रहे होंगे। बट स्टिल आपको कोई डाउट है ना, मैं फिर से बोलूंगी, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे आराम से पूछ सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग।